भारत के 50 से ज्यादा शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन होना है, जिनमें श्रीनगर में आज से शुरू हुई इस बैठक को सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक जमाना था जब कश्मीर में भारत के तिरंगे को लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी और अगर कोई तिरंगा लहराने की कोशिश करता था तो उसकी जान खतरे में आ जाती थी। लेकिन आज हम आपको नया कश्मीर दिखाएंगे जिसे पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि आज G20 की जो बैठक श्रीनगर में हुई है ये टूरिज्म यानी पर्यटन को लेकर है, जिसे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का नाम दिया गया है। और इस बैठक का आयोजन श्रीनगर में 22 मई से 24 मई तक शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कुल 29 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 20 देश तो G20 के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन इनमें से भी 3 देशों ने इस बैठक से खुद को अलग कर लिया, या आप कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दिया। इनमें पहला देश तो चीन है और चीन के बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि वो नहीं आएगा। दूसरा देश है तुर्की और तीसरा देश है सऊदी अरब। चीन का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है और जम्मू कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इसलिए वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन ने पाकिस्तान की वजह से ही इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान G20 का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन चीन इस संगठन का स्थायी सदस्य है, इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान चीन से जो समर्थन चाहता है वो समर्थन चीन ने पाकिस्तान को दे दिया। दूसरी बात, इसमें चीन का अपना हित भी शामिल है। चीन ने लद्दाख में भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसे वो अपनी जमीन मानता है, और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। इसलिए श्रीनगर में G20 की इस बैठक से खुद को अलग करना चीन के लिए बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ी वजह रही और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर कश्मीर को बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें मुस्लिम देशों का चरित्र भी आज पूरी दुनिया के सामने आ गया। G20 में जो 2 बड़े मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब और तुर्की है, इन दोनों ने श्रीनगर में आज से शुरू हुए G20 की बैठक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, लेकिन अपने देश की प्राइवेट कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर भेज दिया है, जिससे इन देशों का असली चरित्र पता चलता है। तो इन देशों ने असल में किया क्या? इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए श्रीनगर की इस G20 बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन साथ ही भारत को खुश करने के लिए कुछ डेलीगेशंस जो प्राइवेट कंपनियों के डेलीगेशन थे उन्हें भेज भी दिया। इस साल फरवरी में जब तुर्की में भूकंप की वजह से बहुत तबाही हुई थी, तब भारत उन देशों में था जिसने सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को अपने यहां से मदद भेजी थी। तुर्की ने धर्म के लिए पाकिस्तान का साथ देते हुए यह बताया कि जब इस्लाम की बात आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं, और यही बात आज सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया को बता दी है। अमेरिका, चीन और UAE के बाद सऊदी अरब भारत का पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और सऊदी अरब ने वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाले सऊदी अरब ने श्रीनगर में G20 की बैठक से खुद को अलग कर लिया। इससे आपको यह पता चलता है कि जब बात धर्म की आती है तो कैसे ये सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं और चीन जैसे देश भी फिर बाद में उनका साथ देते हैं। वर्ष 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ सऊदी अरब का समर्थन लेने के लिए वहां गए थे, तब सऊदी अरब ने कहा था कि वो कश्मीर और अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला मानता है, यानी भारत का साथ तब दिया था। इसलिए तब सऊदी अरब ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज जब श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और भारत को वहां यह बैठक कराने का पूरा अधिकार है, तो सऊदी अरब इसका हिस्सा नहीं बना, और इसका एक ही कारण है और वो है धर्म। आज हमारा एक सवाल है और वो ये कि आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की असली जरूरत क्या है? आज कश्मीर और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को आज विकास चाहिए, उन्हें
ये चाहिए कि दुनिया भर से लोग वहां पर आएं, दुनिया भर में के लोगों को कश्मीर दिखाई दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज, मौके चाहिए ताकि वहां पर विकास हो, आर्थिक रूप से वो तरक्की करें। लेकिन इन तमाम देशों ने खुद को इस बैठक से इसलिए अलग कर लिया क्योंकि ये देश सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जो इनकी है और अपने धर्म को इन चीजों से कहीं बड़ा मानते हैं, और इसीलिए कश्मीर के लोगों को असल में इन देशों का साथ चाहिए था। कश्मीर में भी तो वही मुसलमान रहते हैं, लेकिन अगर ये सारे देश मिलकर कश्मीर में विकास की बात करते, कश्मीर में रोजगार की बात करते, कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की बात करते, तो कश्मीर के लोगों को कितना फायदा होता, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलता। ये सारे लोग, ये सारे देश अगर कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कश्मीर में आकर बड़ी बड़ी बैठकों में हिस्सा लेते हैं, तो इसमें कश्मीर का और कश्मीर के लोगों का बड़ा फायदा होता। लेकिन कुछ मुट्ठी भर देश ऐसा नहीं चाहते, और यहां बात सिर्फ इन 3 देशों की नहीं है, इनमें इजिप्ट भी शामिल है। भारत सरकार ने इस बैठक के लिए कुल 9 देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था, जिनमें इजिप्ट भी है। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल देश ने भी भारत के आमंत्रण के बावजूद G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश, UAE, इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन ये देश इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। भारत पहली बार, ये देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इस बार G20 का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन इस परिवार में कुछ सदस्य देशों के लिए धर्म आज भी सबसे ऊपर है, और ये सिर्फ 2-3 देश ही हैं, और इन देशों ने अपनी प्राइवेट कंपनियों को तो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया, जिससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर बैटिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा सफल नहीं हो पाया। G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं, और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। जिस तरह से यहाँ पर G20 की इवेंट मुनक्कद की गई है, मुझे लगता है एक तो ये तो पैगाम है ही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बाकी हिंदुस्तान में हो रही है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पैगाम जो दूर तक जाना चाहिए वो ये भी, और आप लेकर के जाएंगे, कि जो आम आवाम है वादी कश्मीर का, श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला आम इंसान, ही हैज मूव्ड ऑन। वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बनकर के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। आज जब श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर है, और इस समय वो श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में है। और यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत विरोधी साजिश पाकिस्तान की है, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो 3 दिन वहां रहेंगे। वो भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करेंगे श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर बैठकर। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट किया था कि पीओके की मस्जिदों से आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार रहने के लिए लगातार वहां पर कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है। और पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें वो हथियारों का नहीं बल्कि भारत विरोधी अलग अलग हैशटैग्स का प्रयोग कर रहा है। हमें यह भी जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के लिए 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग क्रिएट किए हैं, और जांच एजेंसियों ने ऐसे 500 से ज्यादा संदिग्ध फोन नंबरों की जांच की है, जिनसे भारत के लोगों को लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए जा रहे हैं और उन्हें फोन किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए, बिलावल भुट्टो कुछ ही दिन पहले भारत के गोवा में आए थे, और आज भारत से, श्रीनगर से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर भारत की ही हथियाई हुई जमीन पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान में कितना कुछ चल रहा है। पाकिस्तान खुद टूटने की कगार पर है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाला है। पाकिस्तान अब 3 हिस्सों में और बंट सकता है। पाकिस्तान में 1971 का जिस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था, अब वही इतिहास पाकिस्तान में दोहराया जाएगा। पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है कि वहां श्रीलंका से भी बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के मंत्रियों को, पाकिस्तान की सरकार को आज भी कश्मीर के ही सपने आते हैं। आज भी वो अपनी सारी ताकत कश्मीर पर लगा रहे हैं। आज भी अपनी जनता को छोड़कर वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, भारत के दुष्प्रचार के बारे में सोचते हैं, और जो पैसा उन्हें अपनी जनता को खाना देने के लिए खर्च करना चाहिए था, अपनी जनता के बेहतरी के लिए खर्च करना चाहिए था, वो पैसा आज भी वो सोशल मीडिया पर भारत के दुष्प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, आतंकवादी कैंप्स में पैसा लगाकर भारत को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान का चरित्र तो पता चला ही है, साथ ही जो कुछ मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बाहुल देश हैं उनके चरित्र का भी आज पता चला। और अब यह भी आपने देखा कि ओआईसी के जो सदस्य देश हैं कैसे उनमें भी मतभेद हो गए हैं। ओआईसी के कुछ सदस्य देश तो ऐसे हैं जो कि आज की श्रीनगर की G20 बैठक में शामिल हुए हैं, आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन आज श्रीनगर में G20 की इस बैठक में मशहूर फिल्म RRR के अभिनेता रामचरण भी शामिल हुए और उन्होंने इस बैठक में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अपने मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस करके भी दिखाया। यानी आज श्रीनगर में नाटू नाटू गूंज रहा था। I love Kashmir. It is such a beautiful place. It is the best place they chose to have the G20 for the tourism. तो भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि भारत ने G20 की एक बैठक श्रीनगर में आयोजित की है और दुनिया के जो ज्यादातर जो देश हैं वो आए हैं। दुनिया भर से जो प्रतिनिधि आए हैं वो सब अपनी आंखों से आज देख लेंगे नए कश्मीर को। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में कितने बदलाव आए हैं, भारत सरकार ने कश्मीर में क्या से क्या करके दिखाया है, और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से जमीन पर क्या बदलाव आए हैं, ये सब आज G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की मानी जाएगी।